हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल अंडरस्टूड अड्डा। फ्रेंड्स, हम सब एनसीईआरटी बुक्स का सीरीज शुरू किए हैं और इस वीडियो में क्लास 6 के इतिहास को पढ़ने वाले हैं और क्लास 6 के इतिहास का पहला चैप्टर इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, आइए वीडियो को शुरू करते हैं। क्लास 6 इतिहास का पहला चैप्टर है प्रारंभिक कथन। क्या, कब, कहाँ और कैसे। तो यहाँ पर रसीदा का सवाल है। तो इस किताब में किसी विद्यार्थी के सवाल के द्वारा समझाने का प्रयास किए गए हैं। तो रसीदा का सवाल है, रसीदा बैठी अखबार पढ़ रही थी, अचानक उसकी निगाह एक सुर्खी पर पड़ी। 100 साल पहले वह सोचने लगी कि यह कोई कैसे जान सकता है कि इतने वर्षों पहले क्या हुआ था। तो आइए आगे पढ़ते हैं। कैसे पता लगाएं? यह जानने के लिए कि कल क्या हुआ था, तुम रेडियो सुन सकते हो और उसके बाद टेलीविज़न देख सकते हो या फिर अखबार पढ़ सकते हो। साथ ही यह जानने के लिए पिछले साल क्या हुआ था, तुम किसी ऐसे व्यक्ति से बात कर सकते हो जिसे उस समय की स्मृति यानी कि याद हो। लेकिन बहुत पहले क्या हुआ था, यह कैसे जाना जा सकता है? अतीत के बारे में हम क्या जान सकते हैं? अतीत के बारे में बहुत कुछ जाना जा सकता है, जैसे लोग क्या खाते थे, कैसे कपड़े पहनते थे, किस तरह घर में रहते थे। हम आखेटकों यानी कि शिकारियों, पशुपालकों, कृषकों, शासकों, व्यापारियों, पुरोहितों, शिल्पकारों, कलाकारों, संगीतकारों या फिर वैज्ञानिकों के जीवन के बारे में जानकारियाँ हासिल कर सकते हैं। यही नहीं, हम यह भी पता कर सकते हैं कि उस समय बच्चे कौन से खेल खेलते थे, कौन सी कहानियाँ सुना करते थे, कौन से नाटक देखा करते थे या फिर कौन से गीत गाते थे। लोग कहाँ रहते थे? तो मानचित्र 1 पृष्ठ 2 में नर्मदा नदी का पता लगाओ। तो मानचित्र फर्स्ट पृष्ठ संख्या सेकंड को देख लेते हैं। तो इसमें नर्मदा नदी के बारे में दिए गए हैं। तो यहाँ पर नर्मदा नदी को मैप में दर्शाए गए हैं। तो आइए फिर से वहीं से पढ़ते हैं अपना सब। तो मानचित्र फर्स्ट पृष्ठ 2 में नर्मदा नदी का पता लगाओ। कई लाख वर्ष पहले से लोग इस नदी के तट पर रह रहे हैं। यहाँ रहने वाले आरंभिक लोगों में से कुछ कुशल संग्राहक थे जो आसपास के जंगलों की विशाल संपदा से परिचित थे। अपने भोजन के लिए वे जड़ों, फलों तथा जंगल के अन्य उत्पादों का यहीं से संग्रह किया करते थे। वे जानवरों का आखेट यानी कि शिकार भी करते थे। तो सबसे पहले मनुष्य नर्मदा नदी के किनारे किनारे रहना शुरू किए थे। कहने का मतलब यह हुआ। आगे बढ़ते हैं। अब तुम उत्तर पश्चिम की सुलेमान और किरथर पहाड़ियों का पता लगाओ। तो मैप देखने के बाद पता चलता है इधर यहाँ पर किरथर और यहाँ पर सुलेमान पहाड़ी है। तो इसी क्षेत्र में कुछ ऐसे स्थान है जहाँ लगभग 8000 वर्ष पूर्व 8000 वर्ष पूर्व स्त्री पुरुषों ने सबसे पहले गेहूं तथा जौ जैसी फसलों को उपजाना प्रारंभ किए थे। तो फसल कहाँ प्रारंभ किए थे सबसे पहले? तो किरथर और सुलेमान पहाड़ियों पर। तो इसी क्षेत्र में कुछ ऐसे स्थान है जहाँ लगभग 8000 वर्ष पूर्व स्त्री पुरुषों ने सबसे पहले गेहूं तथा जौ फसलों को उपजाना आरंभ किया। उन्होंने भेड़, बकरी और गाय, बैल जैसे पशुओं को पालतू बनाना शुरू किया। ये लोग
गांव में रहते थे। उत्तर पूर्व में गारो, खासी और जयंतिया वर्तमान समय मेघालय की पहाड़ियां हैं तथा मध्य भारत में विंध्य पहाड़ियों का पता लगाओ। ये कुछ अन्य ऐसे क्षेत्र थे जहां कृषि का विकास हुआ। जहां सबसे पहले चावल उपजाया गया वे स्थान विंध्य के उत्तर में स्थित थे। तो यहाँ पर विंध्य पहाड़ियाँ के बारे में दिए गए हैं और विंध्याचल पर्वत श्रेणी उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करती है। इसको भी आप सब याद रखिए। उसके बाद मानचित्र पर सिंधु तथा इसकी सहायक नदियों का पता लगाने का प्रयास करो। सहायक नदियां उन्हें कहते हैं जो एक बड़ी नदी में मिल जाती है। और आप सब एनसीईआरटी बुक्स को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं और मोबाइल से ही एनसीईआरटी बुक को पढ़ सकते हैं। और आप सबों को प्ले स्टोर पर सिर्फ एनसीईआरटी बुक्स लिखना है और वहाँ से आप सबों को डाउनलोड कर लेना है। तो मानचित्र पर सिंधु तथा इसकी सहायक नदियों का पता लगाने का प्रयास करें। सहायक नदियाँ उन्हें कहते हैं जो एक बड़ी नदी में मिल जाती है। लगभग 4700 वर्ष पूर्व इन्हीं नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर फले फूले। गंगा व इसकी सहायक नदियाँ के किनारे तथा समुद्र तटवर्ती इलाकों में नगरों का विकास लगभग 2500 ईसा पूर्व हुआ। तो ये फिर से इस लाइन को पढ़ लेते हैं। सहायक नदियाँ उन्हें कहते हैं जो एक बड़ी नदी में मिल जाती है। लगभग 4700 वर्ष पूर्व इन्हीं नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर फले फूले। गंगा व इसकी सहायक नदियों के किनारे तथा समुद्र तटवर्ती इलाकों में नगरों का विकास लगभग। तो सिंधु नदी के किनारे 4700 वर्ष पूर्व और गंगा तथा इसकी सहायक नदियों के किनारे 2500 वर्ष पूर्व मनुष्य यानी कि मानव रहना प्रारंभ किए थे। और मानव सब नदी के किनारे ही क्यों रहना शुरू किए थे? क्योंकि वहाँ पर नदी के किनारे रहना जीवन यापन थोड़ा आसान हो जाता है। गंगा तथा इसकी सहायक नदी सोन का पता लगाओ। गंगा के दक्षिण में इन नदियों के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में मगध, वर्तमान में। तो इसको याद रखिएगा। तो गंगा के दक्षिण में मगध जो एक महाजनपद 16 महाजनपदों में से एक महाजनपद मगध भी है, वह गंगा नदी के दक्षिण हिस्सा में आते हैं। तो यह प्रश्न एग्जाम में पूछे गए हैं। मगध गंगा नदी के किस ओर है? तो दक्षिण हिस्सा में। तो गंगा के दक्षिण में इन नदियों के आसपास के क्षेत्र प्राचीन काल में मगध, वर्तमान बिहार के नाम से जाना जाता था। इसके शासक बहुत शक्तिशाली थे और उन्होंने एक विशाल राज्य स्थापित किया था। देश के अन्य हिस्सों में भी ऐसे राज्यों की स्थापना की गई थी। लोगों ने सदैव उपमहाद्वीप के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक यात्रा की। कभी कभी हिमालय जैसे ऊंचे पर्वतों, पहाड़ियों, रेगिस्तानों, नदियों तथा समुद्रों के कारण यात्रा जोखिम भरी होती थी। फिर भी ये यात्रा उनके लिए असंभव नहीं थी। अतः कभी लोग काम की तलाश में तो कभी प्राकृतिक आपदाओं के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान जाया करते थे। और उसके बाद है कभी कभी सेनाएं दूसरे क्षेत्रों पर विजय हासिल करने के लिए जाती थी। इसके अतिरिक्त व्यापारी कभी काफिले में तो कभी जहाज़ों में अपने साथ मूल्यवान वस्तुएं लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान जाते रहते थे। धार्मिक गुरु लोगों को शिक्षा और सलाह देते हुए एक गांव से दूसरे गांव तथा एक कस्बे से दूसरे कस्बे जाया करते थे। कुछ लोग नए और रोचक स्थानों को खोजने की चाह में उत्सुकतावश भी यात्रा किया करते थे। इन सभी यात्राओं से लोगों को एक दूसरे के विचारों को जानने का अवसर मिला। और उसके बाद आज लोग यात्राएं क्यों करते हैं? तो आइए इसको पढ़ लेते। एक बार फिर से मानचित्र 1 को देखो।
पहाड़ियाँ, पर्वत और समुद्र इस उपमहाद्वीप की प्राकृतिक सीमा का निर्माण करते हैं। तो भारतीय उपमहाद्वीप के बारे में बात करें तो भारतीय उपमहाद्वीप में वैसे वैसे 5 देश आते हैं, लेकिन जब श्रीलंका और मालदीव को काउंट करते हैं तो 7 देश आते हैं। तो भारतीय महाद्वीप के सभी देश का नाम एक बार हम बोल देते हैं। तो भारतीय महाद्वीप बोल रहे हैं। भारतीय उपमहाद्वीप में भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश आते हैं। तो इन 5 देश के अलावे श्रीलंका और मालदीव को काउंट करेंगे तो कुल 7 देश। तो भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत कुल 7 देश आते हैं, और श्रीलंका और जब मालदीव को छोड़ देंगे तो 5 देश आते हैं। तो एक बार फिर से मानचित्र 1 को देखो। पहाड़ियाँ, पर्वत और समुद्र इस उपमहाद्वीप की प्राकृतिक सीमा का निर्माण करते हैं। हालांकि लोगों के लिए इन सीमाओं को पार करना आसान नहीं था। जिन्होंने ऐसा चाहा वे ऐसा कर सके। वे पर्वतों की ऊंचाई को छू सके तथा गहरे समुद्रों को पार कर सके। उपमहाद्वीप के बाहर से कुछ लोग यहाँ आए और यहीं बस गए। उसके बाद लोगों के इस आवागमन ने हमारी सांस्कृतिक परंपराओं को समृद्ध किया। कई सौ वर्षों से लोग पत्थर को तराशने, संगीत रचने और यहाँ तक कि भोजन बनाने के नए तरीकों के बारे में एक दूसरे के विचारों को अपनाते रहे। देश का नाम अपने देश के लिए हम प्रायः इंडिया तथा भारत जैसे नामों का प्रयोग करते हैं, जो इम्पोर्टेंट है। इंडिया शब्द इंडस से निकला है, जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। अपने एटलस में ईरान और यूनान का पता लगाओ। लगभग 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु को हिदोस अथवा इंदोस और इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा। फिर से इस लाइन को पढ़ देते एक बार। तो देश के नाम अपने देश के लिए हम प्रायः इंडिया तथा भारत जैसे नामों का प्रयोग करते हैं। इंडिया शब्द इंडस से निकला है, जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है, और इंडस जो है सिंधु नदी का इंग्लिश नाम है। अपने एटलस में ईरान और यूनान का पता लगाओ। लगभग 2500 वर्ष पूर्व 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु को हिदोस अथवा इंदोस और इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा। तो मान लीजिए इधर इस तरह मैप है, और इधर से यूनानी आते हैं, और ये पूरब दिशा होगा। इसके कंपेयर में ये कौन सा दिशा हो? पूरब दिशा होगा। तो इस नदी के सिंधु नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा। भारत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता था। इस समूह का उल्लेख संस्कृत की आरंभिक लगभग 3500 वर्ष पुरानी कृति ऋग्वेद में मिलता है, और इस समूह का उल्लेख संस्कृत की एक आरंभिक जो 3500 वर्ष पुरानी पुस्तक है उसमें इसका वर्णन है। उस पुस्तक का नाम कृति ऋग्वेद में भी मिलता है। बाद में इसका प्रयोग देश के लिए होने लगा। उसके बाद अतीत के बारे में कैसे जाने, इसको पढ़ लेते हैं। अतीत की जानकारी हम कई तरह से प्राप्त कर सकते हैं। इनमें से एक तरीका अतीत में लिखी गई पुस्तकों को ढूंढना और पढ़ना है। ये पुस्तकें हाथ से लिखी होने के कारण इसे पांडुलिपि भी कही जाती है। अंग्रेजी में पांडुलिपि के लिए प्रयुक्त होने वाला मैन्युस्क्रिप्ट शब्द लैटिन शब्द मेनू, जिसका अर्थ हाथ से निकला है। ये पांडुलिपियाँ प्रायः तारपत्रों अथवा हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भूर्ज नामक पेड़ों की छाल से विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र पर लिखी मिलती है। उसके बाद इधर तारपत्रों से बनी
पांडुलिपि का एक पृष्ठ। यह पांडुलिपि लगभग 1000 वर्ष पहले लिखी गई थी। किताब बनाने के लिए तार के पत्तों को काटकर उनके अलग अलग हिस्सों को एक साथ बांध दिया जाता था। भुर्ज पेड़ की छाल से बनी ऐसी ही एक पांडुलिपि को तुम यहाँ देख सकते हो। और भुर्ज जो पेड़ है यह हिमालय क्षेत्र में पाए जाते हैं। और भुर्ज नामक पेड़ की छाल से विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र पर लिखे हुए मिलते हैं। और यहाँ पर भुर्ज पेड़ की छाल पर लिखे हुए के लेख के बारे में दिखाया गया है। इतने वर्षों में इनमें से कई पांडुलिपियों को कीड़ों ने खा लिया तथा कुछ नष्ट कर दी गई। फिर भी ऐसी कई पांडुलिपियाँ आज भी उपलब्ध है। प्राय ये पांडुलिपियाँ मंदिरों और विहारों में प्राप्त होती है। इन पुस्तकों में धार्मिक मान्यताओं व व्यवहारों, राजाओं के जीवन, औषधियों तथा विज्ञान आदि सभी प्रकार के विषयों की चर्चा मिलती है। इनके अतिरिक्त हमारे यहाँ महाकाव्य, कविताएं, नाटक भी हैं। इनमें से कई संस्कृत में लिखे हुए मिलते हैं जबकि अन्य प्राकृतिक और तमिल में है। प्राकृतिक भाषा का प्रयोग आम लोग करते हैं। हम अभिलेखों का भी अध्ययन कर सकते हैं। ऐसे लेख पत्थर अथवा धातु जैसी अपेक्षाकृत कठोर सतहों पर उत्कीर्ण किए गए मिलते हैं। कभी कभी शासक अथवा अन्य लोग अपने आदेशों को इस तरह उत्कीर्ण करवाते थे ताकि लोग उन्हें देख सके, पढ़ सके और तथा उनका पालन कर सके। कुछ अन्य प्रकार के अभिलेख भी मिलते हैं जिसमें राजाओं तथा रानियों सहित अन्य स्त्री पुरुषों ने भी अपने कार्यों के विवरण उत्कीर्ण करवाए हैं। उसके बाद उदाहरण के लिए प्रायः शासक लड़ाइयों में अर्जित विजयों का लेखा जोखा रखा करते थे। और उसके बाद इधर लगभग 2250 वर्ष पुराना यह अभिलेख वर्तमान अफगानिस्तान के कंधार से प्राप्त हुआ है। यह अभिलेख अशोक नामक शासक के आदेश पर उत्कीर्ण करवाया गया था। इस शासक के विषय में तुम अध्याय 7 में पढ़ोगे। और उसके बाद पढ़ोगे जब हम कुछ लिखते हैं तब हम किसी लिपि का प्रयोग करते हैं। लिपियां अक्षरों अथवा संकेतों से बनी होती है। जब हम कुछ बोलते हैं अथवा पढ़ते हैं तब हम एक भाषा का प्रयोग करते हैं। यह अभिलेख इस क्षेत्र में प्रयुक्त होने वाली यूनानी तथा अरामेइक नामक 2 भिन्न लिपियों तथा भाषाओं में है। तो कंधार से प्राप्त जो अभिलेख है वह अरेमाइक और ग्रीक दोनों लिपियों तथा भाषाओं में लिखे गए हैं। उसके बाद क्या तुम बता सकती हो कि कठोर सतह पर लेख लिखवाने के क्या लाभ थे? तो कठोर सतह पर लेख लिखवाने का यह लाभ था कि कठोर सतह पर लेख लिखवाने के बाद वह लंबे समय तक टिकता था। ऐसा करवाने में क्या क्या कठिनाइयाँ आती होगी? तो उसको लिखने में थोड़ा समस्या होती होगी। ठोस चीज़ से उसको लिखना भी पड़ता होगा। इसके अतिरिक्त अन्य कई वस्तुएं अतीत में बनी और प्रयोग में लाई जाती थी। ऐसी वस्तुओं का अध्ययन करने वाला व्यक्ति पुरातत्वविद कहलाता है। पुरातत्वविद पत्थर और ईंट से बनी इमारतों के अवशेषों, चित्रों तथा मूर्तियों का अध्ययन करते हैं जिसको आर्कियोलॉजिस्ट कहा जाता है। और पुराने चीज़ों का अध्ययन आर्कियोलॉजी कहलाता है। वे औजारों, हथियारों, बर्तनों, आभूषणों तथा सिक्कों की प्राप्ति के लिए छानबीन तथा खुदाई भी करते हैं। इनमें से कुछ वस्तुएं पत्थर, पक्की मिट्टी तथा कुछ धातु की बनी हो सकती है। ऐसे तत्व कठोर तथा जल्दी नष्ट होने वाले होते हैं। पुरातत्वविद जानवरों, चिड़ियों तथा मछलियों की हड्डियां ढूंढते हैं। इससे उन्हें यह जानने में भी मदद मिलती है कि अतीत में लोग क्या खाते थे
वनस्पतियों के अवशेष बहुत मुश्किल से बच पाते हैं। यदि अन्न के दाने अथवा लकड़ी के टुकड़े जल जाते हैं तो वे जले हुए रूप में बचे रहते हैं। क्या पुरातत्वविदों को बहुधा कपड़ों के अवशेष मिलते होंगे? तो कपड़े क्या होते, बहुत दिनों के बाद सड़ जाते हैं, क्योंकि वह नवीकरणीय होते हैं, इसलिए लंबे समय के बाद क्या होते हैं, सड़ने की चांस कपड़े में ज़्यादा होती है। पांडुलिपियों, अभिलेखों तथा पुरातत्व से ज्ञात जानकारियों के लिए इतिहासकार प्रायः स्रोत शब्द का प्रयोग करते हैं। इतिहासकार उन्हें कहते हैं जो अतीत का अध्ययन करते हैं। स्रोत के प्राप्त होते ही अतीत के बारे में पढ़ना बहुत रोचक हो जाता है, क्योंकि इन स्रोतों की सहायता से हम धीरे धीरे अतीत का पुनर्निर्माण करते जाते हैं। अतः इतिहासकार तथा पुरातत्वविद उन जासूसों की तरह हैं जो इन स्रोतों का प्रयोग सुराग के रूप में कर अतीत को जानने का प्रयास करते हैं। बाएं एक प्राचीन नगर से प्राप्त पात्र है। इस तरह के पात्रों का प्रयोग 4700 वर्ष पूर्व होता था। दाएं एक पुराना चांदी का सिक्का है। तो यह पात्र हो गया, इधर एक सिक्का है। इस तरह के सिक्कों का प्रयोग लगभग 2500 ईसा पूर्व में होता था। हमारे द्वारा आज प्रयोग आने वाले सिक्कों से यह सिक्का बहुत ज़्यादा भिन्न है। उसके बाद अतीत एक या अनेक। क्या तुमने इस पुस्तक के शीर्षक हमारे अतीत पर ध्यान दिया है? यहाँ अतीत शब्द का प्रयोग बहुवचन के रूप में किया गया है। ऐसा इस तथ्य की ओर ध्यान दिलाने के लिए किया गया है कि अलग अलग समूहों के लोगों के लिए इस अतीत के अलग अलग मायने थे। उदाहरण के लिए पशुपालकों अथवा कृषकों का जीवन राजाओं तथा रानियों के जीवन से तथा व्यापारियों का जीवन शिल्पकारों के जीवन से बहुत भिन्न था। जैसा कि हम आज भी देखते हैं, उस समय भी देश के अलग अलग हिस्सों में लोग अलग अलग व्यवहारों और रीति रिवाजों का पालन करते थे। उदाहरण के लिए आज अंडमान द्वीप के अधिकांश लोग अपना भोजन मछलियां पकड़कर, शिकार करके तथा फल फूल के संग्रह द्वारा प्राप्त करते हैं। इसके विपरीत शहरों में रहने वाले लोग खाद्य आपूर्ति के लिए अन्य व्यक्तियों पर निर्भर रहते हैं। इस तरह के भेद अतीत में भी विद्यमान थे। इसके अतिरिक्त एक अन्य तरह का भेद है। उस समय शासक अपनी विजयों का लेखा जोखा रखते थे। यही कारण है कि हम उन शासकों तथा उनके द्वारा लड़ी जाने वाले लड़ाइयों के बारे में काफ़ी कुछ जानते हैं, जबकि शिकारी, मछुआरे, संग्राहक, कृषक अथवा पशुपालक जैसे आम आदमी प्रायः अपने कार्यों का लेखा जोखा नहीं रखते थे। पुरातत्व की सहायता से हमें उनके जीवन को जानने में मदद मिलती है, हालांकि अभी भी इनके बारे में बहुत कुछ जानना शेष है। तिथियों का मतलब। अगर कोई तुमसे तिथि के विषय में पूछे तो तुम शायद उस दिन की तारीख, माह, वर्ष जैसे कि 2000 या इसी तरह का कोई और वर्ष बताओगे। वर्ष की यह गणना ईसाई धर्म प्रवर्तक ईसा मसीह की जन्म तिथि से की जाती है। अतः 2000 वर्ष कहने का तात्पर्य ईसा मसीह के जन्म के 2000 वर्ष बाद से है। ईसा मसीह के जन्म के पूर्व की सभी तिथियां ईसा पूर्व, ईसा से पहले के रूप में मानी जाती है। इस पुस्तक में हम 2000 को अपना प्रारंभिक बिंदु मानते हुए वर्तमान से पूर्व की तिथियों का उल्लेख करेंगे। इतिहास और तिथियां इम्पोर्टेंट है, इसको देख लेते हैं। अंग्रेजी में BC, हिंदी में ईसा पूर्व का तात्पर्य बिफोर क्राइस्ट यानी कि ईसा पूर्व, जिसको डिटेल में बिफोर द बर्थ ऑफ जेसस क्राइस्ट भी बोल सकते हैं। कभी कभी तुम तिथियों से पहले AD हिंदी में सिर्फ ईस्वी लिखा पाते हो या पाती हो। यह एनो डोमिनी नामक 2
लैटिन शब्दों से बना है। इसका तात्पर्य ईसा मसीह के जन्म के वर्ष है। कभी कभी एडी की जगह सीई, बीसी की जगह बीसीई का प्रयोग होता है। सीई अक्षरों का प्रयोग कॉमन एरा तथा बीसीई का बिफोर कॉमन एरा के लिए होता है। तो फिर से इसको एक बार समझ लेते हैं। कभी कभी एडी, जिसको एनो डोमिनी यानी कि नॉर्मल ईस्वी के रूप में अपना सब जानते हैं, तो उसी को फिर से कभी कभी एडी की जगह सीई, तो एडी की जगह ही किसका प्रयोग कर लेते हैं, जिसको एनो डोमिनी यानी कि नॉर्मल में ईस्वी, तो इसी की जगह में किसका प्रयोग करते हैं, सीई का प्रयोग कर लेते हैं, सीई का प्रयोग कर लेते हैं। एडी के जगह पर ही कभी कभी सीई का प्रयोग कर लेते हैं, और जिसका अर्थ होता है कॉमन एरा। और बीसी की जगह बीसीई का प्रयोग कर लेते हैं, बीसी की जगह बीसीई का प्रयोग कर लेते हैं, जिसका अर्थ होता है बिफोर कॉमन एरा। हम इन शब्दों का प्रयोग इसलिए करते हैं क्योंकि विश्व के अधिकांश देशों में अब इस कैलेंडर का प्रयोग सामान्य हो गया है। भारत में तिथियों की इस रूप का प्रयोग लगभग 200 वर्ष पूर्व आरंभ हुआ था। कभी कभी अंग्रेजी के बीपी अक्षरों का प्रयोग होता है, जिसका तात्पर्य बिफोर प्रेजेंट वर्तमान से पहले। तो कभी कभी अंग्रेजी के बीपी अक्षरों का प्रयोग होता है, जिसका तात्पर्य क्या होता है, जिसका तात्पर्य होता है बिफोर प्रेजेंट यानी कि वर्तमान से पहले के वर्ष को काउंट करते हैं, तो उसके लिए बीपी संयुक्ताक्षर का प्रयोग करते हैं। पृष्ठ 3 पर 2 तिथियां हैं, उनका पता लगाओ। इनके लिए तुम किस अक्षर समूह का प्रयोग करोगी या करोगे। तो पृष्ठ 3 पर तो जितने भी इसमें प्रश्न पूछे गए हैं उनको हम अलग से सॉल्व करेंगे, क्योंकि इस ऐप्स में जो प्ले स्टोर से ऐप्स डाउनलोड किए हैं उसमें क्या कर दिया, अभ्यास प्रश्न उत्तर अलग करके दिए गए हैं। तो उसको हम सब क्या करेंगे, अलग से सॉल्व करेंगे, क्योंकि इसमें अगर सॉल्व करने लगेंगे तो वीडियो काफ़ी बड़ी हो जाएगी। तो इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।